नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोशिका के तीसरे पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने कोशिका के 2 वीडियो दिए हैं आपको, पार्ट 1, पार्ट 2। ये हमारा पार्ट 3 होगा। इसके बाद भी इसमें और भी पार्ट आएंगे अभी। तो आज हम बात करेंगे किसके, पार्ट 3 की। पार्ट 3 में हम एक थोड़ी रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक रिवीजन बहुत जरूरी होता है आपका किसी भी चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए। उसका जो बैक पोर्शन होता है उसका रिवीजन बहुत जरूरी होता है। उसके जो पीछे आपने पढ़ा वो क्या है उसको थोड़ा हम कर लेते हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, यहां पर एक चीज पर थोड़ा ध्यान देना है कि पिछले वीडियो में एक मिस्टेक कर दिया था टाइपिस्ट ने हमारे, तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे, क्योंकि उसको एक्सप्लेन भी कर दिया था, तो इसलिए उसको थोड़ा सा करेक्ट भी हमने किया है। वैसे इससे पहले वाले वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, उसको भी आप एक बार देख लेंगे, जिससे कि मिस्टेक ना होने पाए। ऐसा होता नहीं है, पर कभी कभी माइनर मिस्टेक हो जाती है। रिवीजन करते हैं एक बार हम। ये जो आप देख रहे हैं कोशिका की खोज का संदर्भ है हमारा यहां पहला पॉइंट। पहली कोशिका की खोज किसने किया? सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक साहब ने किया। सबसे पहले कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक साहब ने किया। कब किया? 1665 में किया था। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था। इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। मृत कोशिका थी ये। इसको इन्होंने कहां देखा था? इसको इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में देखा था। कहां पर देखा था? मधुमक्खी के छत्ते में देखा था, और उसको कोशिका नाम दिया था। यहां कोशिका से तात्पर्य था कोसा से, सेल से। सेल मींस एक ऐसी कोई भी संरचना जिसमें हम किसी चीज को भर सकें और उसको यानी उसको एकत्र कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? कोश या कोसा या कोशिका। इट मींस सेल। तो जो पहली सेल डिस्कवर हुई थी वो रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। कहां पर की थी? मधुमक्खी के छत्ते में। मधुमक्खी के छत्ते में इसको देखा था। लेकिन यह मृत कोशिका थी। जो जीवित कोशिका थी, वो जीवित कोशिका क्या होगी? जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये रट लीजिएगा आप, पूछा बहुत जाता है। पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। 1674 में की थी। किसमें की थी? किस कोशिका को खोजा था? वो पहली कोशिका थी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। क्योंकि ये पहली कोशिका थी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, और बैक्टीरिया के तौर पर इन्होंने इस कोशिका को खोजा था, इसीलिए इनको हम, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। तो एक बार फिर से, मृत कोशिका की खोज किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। लेकिन पहली जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। कब किया? 1674 में किया। वो कौन सी कोशिका थी? स्पेशली बैक्टीरिया बहुत पूछा जाता है। वो जो है बैक्टीरिया थी और प्रोटोजोआ थी। तो यहां आपको ये चीज आगे याद करना है। पहली मृत कोशिका रॉबर्ट हुक, पहली जीवित कोशिका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपके ये हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है, जो सबसे सूक्ष्म कोशिका होती है, सबसे स्मॉल सेल होती है, वो क्या होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, इसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं शॉर्ट में, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। पीपीएलओ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और ये 10 माइक्रोमीटर में लगभग होती है, लगभग 10 माइक्रोमीटर में ये होती है। आगे हम आएंगे तो द लार्जेस्ट सेल इज एन एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो किसकी होती है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच की होती है। और ये जो सेल होती है ये लंबाई में तो लगभग 15 to 18 सेंटीमीटर होती है। लेकिन चूंकि अंडाकार है, एग है, इसलिए ये 175 मिलीमीटर इन डायमीटर। इसको अगर हम व्यास में देखेंगे तो 175 मिलीमीटर व्यास में होती है, 175 मिलीमीटर इन डायमीटर।
लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी पर आए, अगर हम ह्यूमन बॉडी पर आए, ये दूसरे जंतुओं की बात अभी तक हो रही थी, अगर हम ह्यूमन बॉडी पर आए तो जो ह्यूमन स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म ये सबसे छोटी कोशिका है। ये जो ह्यूमन स्पर्म देख रहे हैं आप, ये सबसे छोटी कोशिका होती है जो कि हमारी बॉडी में पाई जाती है, और ये लंबाई में लगभग 0.05 मिलीमीटर लंबा होता है। स्पर्म जो होता है वो लगभग 0.05 मिलीमीटर लंबा होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन टिपिकल संरचना है एक। इसके 3 भाग होते हैं। ये ऊपर का जो भाग आप देख रहे हैं ये इसका हेड पार्ट होता है, बीच का पार्ट जो देखते हैं ये इसका मिडिल पार्ट होता है, और लास्ट वाला पार्ट इसका टेल पार्ट होता है। ठीक है, तो बहुत छोटा होता है। सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। मनुष्य के अंदर सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? स्पर्म कोशिका होती है, हिंदी में कहते हैं शुक्राणु कोशिका। ठीक है, कैसी कोशिका होती है? हैप्लॉयड होती है। स्पर्म सेल कैसी होती है? हैप्लॉयड होती है। ये मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था। इसके बाद ह्यूमन बॉडी में ही तो मेल में ये स्पर्म सबसे छोटी कोशिका हो गई। फीमेल बॉडी में स्पर्म की जगह क्या होता है? एग होता है। ठीक है, तो ये इसी को हम ओवम भी कहते हैं, हिंदी में अंडाणु भी कहते हैं। ये जो है ओवम जो आप देख रहे हैं यहां पे लिखा भी हुआ है, ये हमारे शरीर की यानी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका होती है। लंबी नहीं, सबसे बड़ी कोशिका। लंबी और बड़ी में अंतर होता है। जैसे कोई चीज मान लीजिए हाथ है तो हाथ क्या है? लंबा है, हाथ लंबा है, लेकिन खोपड़ी बड़ी है। ठीक है, तो सब जो है यानी कोई अगर इस प्रकार की संरचना है तो हम उसको बड़ी और लंबी के आधार पर देखते हैं। तो जो एग जो है, चूंकि अंडाकार है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। ये सबसे लार्जेस्ट सेल है, सबसे बड़ी कोशिका है। लेकिन जब हम सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करेंगे, यानी सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? बोलिए भाई। ये नर्व सेल होगी। कौन सी होगी? नर्व सेल होगी। ठीक है, जो कि कहां पाई जाती है? हमारे तंत्रिका तंत्र की सेल्स होती है। ठीक है, ये लगभग 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक जो है होती है। 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक होती है, क्योंकि एक के बाद एक नर्व से जुड़ी होती है ये। ठीक है, इसलिए जो है ये सबसे लंबी कोशिकाओं में आती है। इतना हमने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसको हमने केवल एक रिवीजन दिया आपको बस। इसके बाद इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोशिकाओं को हम 3 प्रकारों में विभेदित करते हैं। 3 टाइप्स में इनको हम डिवाइड करते हैं। उनका आधार भी अलग अलग था। जो पहला आधार था वो हमने उनके संरचना और उनके कार्य के आधार पर, यानी कोशिकाओं को जो हमने अलग अलग प्रकारों में बांटा था वो उनकी संरचना और उनके कार्य के आधार पर बांटा था। संरचना यानी थोड़ा सा उनके स्ट्रक्चर में अंतर और थोड़ा सा उनके फिर फंक्शन में भी डिफरेंस हो जाता था। दूसरा जो हमारा आधार था कोशिकाओं को बांटने का, वो उनके गुणसूत्रों का आधार था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ऐसी कोशिकाएं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिकाओं से आधी होती है उन्हें हम कहते हैं हैप्लॉयड सेल्स यानी अगुणित कोशिका। और ऐसी कोशिकाएं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बराबर होते हैं, पूरे होते हैं। चूंकि अलग अलग जंतुओं में और अलग अलग वनस्पतियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए हम एक संख्या नहीं बता सकते यहां पर। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में शरीर की सामान्य कोशिकाओं में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र हैं। 23 पेयर मींस 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो हैप्लॉयड सेल्स होगी यानी स्पर्म एंड ओवम होगी, उनमें इनका नंबर जस्ट हाफ हो जाएगा, यानी उसमें केवल 23 रहेंगी, मींस 23 रहेंगी, वो पेयर में नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस आधार पर कोशिकाओं को 2 प्रकार से बांटा था। तीसरा जो आधार था हमारा वो उनका साइज था। साइज में क्या था कि ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार जो है सामान्य तौर पर क्या 0.5 माइक्रोन से कम होता है। जिनका साइज सामान्य तौर पर 0.5 माइक्रोन से कम होता है, वो क्या होंगी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी। और ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार
5 माइक्रोन से अधिक होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहेंगे। ठीक, तो अब हम उन्हीं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को डिटेल में बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हम लोग विस्तार से यहां पर बात करेंगे। देखिए, जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, मैंने बताया अभी यहां पर कि 0.5 माइक्रोन से कम होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी प्रोकैरियोटिक कोशिका ले सकते हैं, जितने भी ये जिन ऐसे जंतु या वनस्पतियां यानी ऐसे जीव जिनमें ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम हिंदी में अविकसित कोशिका भी कहते हैं, अनडेवलप्ड सेल भी कहते हैं। अनडेवलप्ड सेल भी कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे कि प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंगस है, एल्गी है, एल्गी में स्पेशली बीजीए, ठीक है, इन सब में क्या पाई जाती है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। तो ऐसे जंतु या वनस्पति यानी ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उनको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी उनको हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, या उन्हें हिंदी में अविकसित जीव भी कहा जाता है, अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। उसमें हम, जैसे मैंने यहां पर बैक्टीरिया लिया, तो बैक्टीरिया सेल को हमने ले लिया। अब अगर बैक्टीरिया सेल की बात करें किसी भी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत सामान्य होती है और उसमें बहुत कम चीजें पाई जाती हैं और उनसे पूरा काम उनका चलता है। जैसे अभी हम जो तुलना करेंगे तो आप देखिएगा, यहां पर जैसे अगर ये यूकैरियोटिक कोशिका होती तो यहां पर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता, लेकिन यहां पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। जैसे आप यहां देख रहे हैं, तो ये बीच में न्यूक्लियोइड पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, यहां पर न्यूक्लियोइड पाया जा रहा है केवल, ठीक है, न्यूक्लियोइड। अब इस जो न्यूक्लियोइड पाया जा रहा है, इसमें थ्रेड्स होते हैं। जाहिर सी बात है, थ्रेड्स किसके होंगे, डीएनए के भी होंगे और आरएनए के भी होंगे, यानी ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखें तो इसमें ऐसे यहां पर क्या भरा होगा, कोशिका द्रव्य भरा होगा। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, यहां पर ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है यहां पर, और यानी कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। अब इसी में बीच में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए इसी कोशिका द्रव्य में ये जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या हैं, ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं। इसी तरह से अब अगर हम किसी और बॉडी को लेंगे, मान लीजिए हमने बैक्टीरिया ले लिया, तो बैक्टीरिया यहां जैसे आप देख रहे हैं, तो बैक्टीरिया में इस तरह से कुछ अन्य संरचनाएं भी दिखाई पड़ रही हैं। जैसे इस तरह से ये संरचना दिखाई पड़ रही है, छोटी छोटी। तो अलग अलग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में संरचना सामान्य तौर पर थोड़ी अलग अलग भी होगी, यानी उनमें कुछ ना कुछ अंतर भी होंगे। इनको हम स्पेशली क्या बोलते हैं, पिलाई कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ इस तरह से बड़े बड़े अवशोषी अंग भी पाए जाते हैं, कुछ थोड़े बड़े बड़े थ्रेड्स भी होते हैं। इनको हम बोलते हैं फ्लैजिलम, इनको हम बोलते हैं फ्लैजिलम। ये दूसरी होस्ट कोशिका से अवशोषित करते हैं चीजों को, इसलिए क्या बोलते हैं इनको हम, ये फ्लैजिलम के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये कोशिका एक अविकसित कोशिका है। किसमें पाई जाती है, अविकसित जीवों में पाई जाती है। अब जो कोशिकांग इसमें पाए जा रहे हैं, ये कोशिकांग भी अविकसित कोशिकांग है। जैसे ये राइबोसोम देख रहे हैं आप, तो ये राइबोसोम जो है, ये यहां पर ये आप देख रहे हैं, ये राइबोसोम, ये जो आप राइबोसोम देख रहे हैं, जैसे यहां पर ये राइबोसोम लिखा है। अब ये राइबोसोम भी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में है, ये 70S टाइप में है, 70S टाइप में है, यानी ये यहां पर ऐसे मतलब है स्वेडबर्ग कांस्टेंट,
स्वेडबर्ग कांस्टेंट, स्वेडबर्ग एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इसको जो है अलग अलग प्रकारों में बांटा था। ये दो अलग अलग साइज में होता है, जैसे मान लीजिए ये ऊपर का साइज है और ये एक छोटा आधार साइज है। तो ये जो आपका देख रहे हैं ये ये 50s और ये 30s दोनों को मिला के होगा 70s। यहां ध्यान दीजिएगा 10 का मार्जिन आप इसमें डिफिसिट करेंगे, यानी इसको 50 और 30 करके 80 नहीं कर देंगे, हमेशा 10 इसमें लेस होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में हो गया। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम क्या होता है, छोटा होता है, कम होता है और काम लेकिन समान होते हैं। काम वहां पर भी प्रोटीन का संश्लेषण है, काम यहां पर भी प्रोटीन का संश्लेषण ही है। बाकी तो हमने एक सामान्य सी बात बताई आपको किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन अगर हम वहीं आगे जाएं हम किसी यूकैरियोटिक कोशिका, यानी यूकैरियोटिक कोशिका इसको हम कहेंगे, और क्या कह सकते हैं इसको हम डेवलप्ड सेल कह सकते हैं, यानी हिंदी में कह सकते हैं इसको हम विकसित कोशिका, हिंदी में इसको हम विकसित कोशिका कहेंगे। ये किसमें पाई जाती है, विकसित जीवों में पाई जाती है, डेवलप्ड एनिमल में पाई जाती है, विकसित जीवों में पाई जाती है। अब ये कोशिका देख रहे हैं आप, ये हम लोगों में पाई जा रही, जितने भी विकसित जंतु हैं, जितने भी विकसित वनस्पतियां हैं, यानी डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में ये कोशिका पाई जाती है। किसको कहते हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार सामान्य तौर पर 0.5 माइक्रोन से अधिक होता है। ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार सामान्य तौर पर, जिनके साइज 0.5 माइक्रोन से अधिक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं किसकी है, ये डेवलप्ड सेल की है, यानी ये यूकैरियोटिक सेल की है। तो ये एक विकसित कोशिका है। इसमें अगर तुलना करेंगे आप, तो जैसे आप अभी हमने कुछ पार्ट्स को बताया, तो उन पार्ट्स की अगर तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। जैसे आपने वहां देखा, वहां पर भी सेल मेम्ब्रेन थी, तो यहां पर भी सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन वहां पर थी तो सेल मेम्ब्रेन यहां पर भी होगी। देखिए आप, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यह वहां पर केवल न्यूक्लियोइड था, जबकि यहां पर एक वेल डेवलप्ड क्या होगा, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक पूरा पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से वहां पर राइबोसोम था, राइबोसोम ऑब्वियसली यहां पर भी होगा। देखिए राइबोसोम यहां पर भी है, लेकिन यहां पर राइबोसोम दो प्रकार का है। वहां पर राइबोसोम केवल 70s टाइप का था, यहां पर 70s टाइप का तो है ही है, लेकिन साथ साथ यहां पर 80s टाइप का भी राइबोसोम पाया जा रहा है। तो 80s टाइप का भी राइबोसोम मिल रहा है यहां पर। इसी तरीके से यहां पर जो संरचनाएं वहां प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जा रही थी, वो संरचनाएं यहां यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाई जा रही हैं, लेकिन वो संरचनाएं अपने विकसित स्वरूप में है। यहां पर ये डेवलप्ड में है, डेवलप स्टेज में है, जबकि वहां पर वो अनडेवलप्ड में थी, यानी डिफरेंस था दोनों में। दूसरा, इनमें बहुत सारी ऐसे भी कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेलिज हैं, जो वहां बिल्कुल भी नहीं पाई जा रही थी, यहां पर पाई जा रही हैं। जैसे कि इसको देखिए आप, जैसे अब ये गोल्जी ऑपरेटस है, यहां पाया जा रहा है, वहां नहीं था। यहां सेंट्रोसोम है, वहां नहीं था। वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं बोलते हैं इनमें जो है ये जल के संग्रह का काम करती हैं, वाटर स्टोर करती हैं, वाटर बॉडीज भी इसीलिए कहते हैं इनको हम। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं थी। यहां पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उन्हें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिन पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं उन्हें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इनके बहुत सारे काम हैं, इनके हम अलग अलग भाग को अगले वीडियो में हम लेंगे, तो वहां बताएंगे आपको कि एक एक कोशिकाओं का क्या क्या काम होता है। इसी तरीके से लाइसोसोम देख रहे हैं आप, यहां लाइसोसोम है, वहां पर लाइसोसोम नहीं था। ये जो न्यूक्लियोलस आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोलस
वहां भी नहीं था, ये न्यूक्लियस भी वहां पर नहीं था, क्योंकि ये न्यूक्लियस का पार्ट है, केंद्रिका बोलते हैं इसको, ये केंद्रक का एक भाग है और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। इसी तरह से जाहिर सी बात है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वहां पर नहीं होगी, क्योंकि ये भी केंद्रक का भाग है। जैसे वहां पर चूंकि केंद्रक के नाम पर केवल न्यूक्लियाइड था, यानी केवल डीएनए आरएनए के छोटे छोटे धागे नुमा संरचना थी, यानी केंद्रक अपने इनसिपिएंट स्टेज में था, अविकसित अवस्था में था। यहां पर केंद्रक अपने विकसित अवस्था में है, यानी अगर हम केवल न्यूक्लियस को ही यहां पर लें तो इसके 4 पार्ट हैं। एक पार्ट क्या है इसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट इसका है न्यूक्लियोलस, तीसरा है इसका क्रोमेटिड थ्रेड्स, और अगला पार्ट है इसका न्यूक्लियर फ्लूइड यानी केंद्रक द्रव्य। अब देखिए आप यहां पर कि यहां जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है, जो केंद्रक पाया जा रहा है, इसका आकार कैसा है या इसका प्रकार कैसा है? ठीक है, ये 4 प्रकार का है, विकसित अवस्था में है, जो कि ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट आप, ठीक है। लेकिन अगर हम वहां देखें तो कैसे था, ये अपने केवल एक सामान्य स्वरूप में था बस, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को हम अलग अलग उसमें लेंगे, जिनमें आप देख रहे हैं जितने भी कोशिकांग हम दिखा रहे हैं आपको, इन सभी कोशिकांगों को हम जो है एक एक कोशिकांग को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सभी पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हर कोशिकांग की खोज किसी अलग व्यक्ति ने की, उनके कार्य अलग हैं, उनकी संरचना अलग है और उनकी स्थिति भी अलग अलग है। इसलिए हम अगले वीडियो में अलग अलग कोशिकांगों को हम लेंगे। और अब लास्ट में हम थोड़ा सा अगर हम तुलना करें, दोनों की तुलना करें, तो आप ये पाएंगे कि अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको और यूकैरियोटिक कोशिका में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। यहां पर एक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि डिफरेंस आपको दिखाई पड़ जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल इतनी चीजें दिखाई पड़ रही हैं बस, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल आपको इतनी चीजें दिखाई पड़ रही हैं बस, जबकि ये जो जितनी भी हैं, यानी ये कैप्सूल, राइबोसोम्स, डीएनए, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। राइबोसोम्स मैंने बताया था आपको केवल कौन सा 70S टाइप, लेकिन यहां पर राइबोसोम कैसा होगा 80S टाइप। गाल्जी कॉम्प्लेक्स यहां पर है, वहां पर नहीं है। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां पर नहीं है। यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो दोनों ये क्या है बेट, ये कॉमन है, यानी यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहां पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगी। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म यहां पर भी है, तो साइटोप्लाज्म यहां पर भी मिलेगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर लाइसोसोम है, जो मैं टिक कर रहा हूं, वो सारी ऑर्गेनेल्स यहां पर एक्स्ट्रा प्रेजेंट हैं, जबकि वहां पर प्रेजेंट नहीं है। यहां पर राइबोसोम है, वहां पर भी राइबोसोम है, बताया मैंने आपको, लेकिन दोनों में क्या है डिफरेंस है। ये राइबोसोम जो यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ये साइटोप्लाज्म में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहां पर भी जो अलग अलग राइबोसोम दिखाई पड़ रहे हैं, यहां ऐसे दाने नुमा संरचना ये जो दिखाई पड़ रही है, इसमें इस पे सॉरी यहां पर नहीं, बल्कि यहां जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां पर ऐसे दानेदार संरचनाएं दिखाई पड़ेंगी, और यही आपके क्या हैं 80S राइबोसोम है, यही आपके 80S राइबोसोम है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की कि यहां ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये यूकैरियोटिक कोशिका है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम कुछ कॉमन चीजें को हम इस तरह से वन लाइनर में डिफरेंस को देख सकते हैं, पहले आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। एक डिफरेंस आपको दोनों में दिखाई पड़ जाएगा, एक नॉर्मल डिफरेंस दिखाई पड़ जाएगा दोनों में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। अब देखिए हम इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं कैसे।
यहां पर देखिए आप, प्रोकैरियोटिक सेल जो सेल्स होती हैं मोस्टली क्या होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं। मोस्टली क्या होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं। क्या होती हैं, एक कोश की, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये यहां पर यूनिसेलुलर, हम यहां सेल से मतलब है यहां पर हमारा ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन चूंकि यहां पर यूकैरियोटिक कोशिका में जो न्यूक्लियोलस होता है ये प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि केंद्रक उपस्थित होता है और ये न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस का ही एक पार्ट है, जो इससे पहले मैंने भी आपको बताया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, एक ही गुणसूत्र होता है प्रायः, जबकि इसमें क्या होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम्स, मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे हमने ह्यूमन बीइंग की बात बताई तो हमारे अंदर ही कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अलग अलग जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, अभी से पहले मैंने बताया कि इसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि इसमें 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसमें महत्वपूर्ण कोशिकांग जो आपने यहां पर देखा था इससे पहले, इसमें जो इससे पहले आपने यहां पर देखा था कि ये महत्वपूर्ण कोशिकांग, इससे पहले वाले में भी हमने यहां पर एक्सप्लेन किया आपको कि ये कोशिकांग देखिए जिनको हमने ये ग्रीन से दिखाया है, ये सब वो कोशिकांग हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका में हैं, लेकिन वो कहीं से भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जा रहे थे। और इसी आधार पर हमने आगे यहां पर दोनों पिक्चर्स की भी तुलना की हुई थी कि ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। उसी को हम लाइन बाय लाइन यहां पर कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण कोशिकांग जैसे कि लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, इसको हम हिंदी में लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको हम अंडाप्रदव्य जालिका कहते हैं, गाल्जी बॉडी गाल्जी काय कहते हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम यानी इसको तारक काय कहते हैं। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी की सारी संरचनाएं जो कि बड़ी विकसित संरचनाएं हैं, बड़ी महत्वपूर्ण काम है इनके, ये केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक में सारी की सारी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। जबकि आप देख रहे हैं यहां पर ना, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम्स, ये सारी की सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जबकि वहां पर ये 100% एब्सेंट थी। इनमें जो कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन से मतलब जिसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, जिनमें कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक बढ़ती है, वो इसमें कैसे होता है, बाइनरी फिजन, इसको हिंदी में कहेंगे द्विभाजन। क्या कहेंगे, द्विभाजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। अब द्विभाजन ही नहीं होता, एक दो से ज्यादा भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन, और भी होता है, जिमुलेशन होता है, बडिंग होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उससे भी यानी इनमें कोशिका का विभाजन अलग अलग प्रकार से इस तरह होता है, यानी इस सिस्टम से होता है। लेकिन इनमें कोशिका का विभाजन क्या होता है, दो महत्वपूर्ण प्रकारों से होता है। एक माइटोसिस से होता है, जिसको हम कोशिका अपने इसी कोशिका के पार्ट में, जो इसके बाद वीडियो आएगा या तो उसमें या उसके बाद वाले वीडियो में हम इसकी बात करेंगे कि कोशिका विभाजन वाले टॉपिक में बात करेंगे हम कि माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। सामान्य तौर पर अभी आप जान लीजिए, माइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर होती है, इससे हमारी शारीरिक वृद्धि होती है। माइटोसिस जो होती है ये देह कोशिकाओं में होती है, बॉडी सेल्स में होती है। इसमें एक मातृ कोशिका मतलब मदर सेल, एक मातृ कोशिका विभाजित होकर के दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। यानी इसमें एक मदर सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है, और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जस्ट इक्वल होते हैं मदर सेल के। लेकिन मियोसिस जो होती है ये केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, जनन कोशिकाओं में होती है,
इसमें एक मदर सेल डिवाइड होकर के 4 डॉटर सेल का निर्माण करती हैं और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जस्ट हाफ हो जाते हैं मदर सेल के। डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जस्ट हाफ हो जाते हैं मदर सेल के, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका विभाजित होकर के 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी रह जाती है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम आगे आपको समझाएंगे। सामान्य तौर पर मैंने बताया आपको कि इसमें ये देह कोशिकाओं में होती है, ये जनन कोशिकाओं में होती है। इससे शरीर की वृद्धि होती है और इससे हमारी जो है जनन क्षमता बनती है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में फ्लैजिला पाए जाते हैं, लेकिन छोटे साइज में होते हैं। जैसे हमने बताया अभी आपको बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देकर, इससे पहले छोटे साइज में होते हैं। यहां पर भी फ्लैजिला पाए जा रहे हैं जो दूसरी कोशिकाओं के संपर्क में रहते हैं या होस्ट कोशिकाओं के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फ्लैजिला हैं ये बड़े आकार में होते हैं। यहां पर ये फ्लैजिला बड़े आकार में होते हैं, यहां पर फ्लैजिला छोटे आकार में होते हैं। तो ये मैंने सामान्य तौर पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इन दोनों कोशिकाओं में तुलना किया। तो इस वीडियो में आज हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे आपसे, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, जो अगला वीडियो हमारा होगा, उसमें हम इस यूकैरियोटिक कोशिका के जो विभिन्न प्रकार के भाग होंगे उन पर चर्चा करेंगे। एक एक भाग लेंगे यहां पर, यानी हम कोशिका भित्ति, कोशिका कला से लेकर केंद्रक, केंद्रक के फिर चारों भाग, फिर गुणसूत्र में कैसे बना है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। इसी तरह से आगे हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गाल्जी बॉडी क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, लाइसोसोम क्या है, सेंट्रोसोम क्या है, प्लास्टिड्स क्या हैं, लवक क्या हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और उसी में हम बात करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है, जंतु कोशिकाओं और वनस्पत कोशिकाओं के मध्य में अंतर क्या होता है, इनके बीच में अंतर क्या होते हैं, उन पर भी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कोशिका विभाजन की भी, कि कोशिकाओं का विभाजन कितने प्रकार से होता है। बाकी बातें मिलते हैं। थैंक यू।